हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है रश्मि और मेरे इस चैनल का नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और आपको लर्न करने को मिलता है बहुत कुछ। तो जो हमारी अभी सीरीज चल रही है डीईसी की, डीईसी 1 में हमने अभी तक ब्लॉक नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम ब्लॉक नंबर 4 कर रहे हैं, यानी हमने ब्लॉक नंबर 3 तक 16 यूनिट्स कंप्लीट की है। अब ब्लॉक नंबर 4 से हमारी 17 यूनिट स्टार्ट होगी। फ्रेंड, इसके पहले कि मैं ये सीरीज या फिर ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 17। इसका नाम है शारीरिक दृढ़ता और समन्वय में सुधार, यानी कि डेवलपिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड द मोटर कोऑर्डिनेशन। इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे, चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। आप ध्यान से आखिरी तक जुड़े रहिएगा ताकि इस यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी आपके क्लियर हो जाएं, ताकि एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। आई होप आपने एग्जाम्स की डेट देख ली होगी। आपके जो डीईसी जो कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके एग्जाम की डेट्स हैं 7 जून 2024 से 8 और 10, 9 को तो संडे है, तो ऐसे 7 से लेके 10 जून तक आपको आपके तीनों पेपर हो जाएंगे और शायद फर्स्ट शिफ्ट में ही आपके पेपर है। एक बार आप टाइम टेबल देख लीजिएगा। चलिए यूनिट नंबर 17 में हम देखेंगे कि फिजिकल ग्रोथ क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल ग्रोथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक वृद्धि। तो अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं जिन बच्चों से, उनका जो ब्लॉक नंबर 4 का जो नाम है बाल विकास शाला पूर्व वर्षों के दौरान, यानी कि जब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी, स्कूल जाने की एज के कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं कि अब रेडी हो गए हैं बच्चे, इतना डेवलपमेंट हो गया कि वो स्कूल जा सकते हैं। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल्स के टाइम अब क्या क्या डेवलपमेंट है। तो हम देखेंगे फिजिकल ग्रोथ क्या क्या होता है। आप देखेंगे कि जो बच्चों का डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने अभी तक 36 महीने तक के बच्चों का डेवलपमेंट प्रीवियस यूनिट में देखा था। अब हम उसके बाद यानी कि 3 साल के बाद जो बच्चे हैं, लगभग जो किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं, उनमें क्या क्या है हम लोग फिजिकल ग्रोथ देखते हैं। देखिए हम ये देखेंगे कि इन बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो पहले इस 36 महीने तक जितना डेवलपमेंट हो रहा था उससे थोड़ा स्लो हो जाता है। जो रेट ऑफ ग्रोइंग है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और हाइट जो है थोड़ी कम बढ़ती है, यानी कि लगभग 2 से 3 इंच ही बढ़ती है हर साल में। वेट हम देखेंगे तो हर साल बच्चों का यहाँ पर 3 से 6 साल के बीच में हर साल 2 से 2.5 किलो ही बढ़ता है और अधिकांश 6 साल के बच्चे 45 इंचेस ही बढ़ पाते हैं अधिकांश। बाकी जेनेटिक फैक्टर सबके अलग अलग हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद आपके बुक में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, वो मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। एक बार आप बुक देख लीजिएगा, चाहे आपके पास ई फॉर्म में हो चाहे आपके पास फिजिकल फॉर्म में हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों का एज 3+, 4+, 5+ एंड 6+ में, और मेल और फीमेल की हाइट और वेट का दिया हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि 3 साल की के जो मेल है उनका वेट बताती हूँ। बच्चे लड़कों का वेट जो होता है वो 14 किलो के आसपास होता है, लड़कियों का 13 किलो के आसपास होता है। ठीक है, वेट की बात कर रही हूँ, है ना। और 4 साल से 4+ एज के जो लड़के होते हैं उनका 16 किलो के आसपास वजन होता है और लड़कियों का 15 किलो के आसपास। वैसे ही 5+ एज के जो लड़के होते हैं उनका वजन 19 किलो के आसपास होता है, लड़कियों का 18 किलो के आसपास होता है। वैसे ही अगर हम देखें 6+ एज के जो लड़के होते हैं उनका वजन होता है 22 किलो के आसपास और लड़कियों का होता है 21 किलो के आसपास। ये है वजन यानी कि वेट। अब हम देखेंगे लेंथ में हाइट, बच्चों की हाइट में क्या क्या लड़का और लड़कियों में क्या वेरिएशन है। 3+ एज के जो लड़के होते हैं उनका जो वजन है सेंटीमीटर में बढ़ता है 98.36 और लड़कियों का बढ़ता है 96.21। 4+ एज के जो बॉयज होते हैं उनका जो हाइट होती है वो 104.70 सेंटीमीटर बढ़ती है और लड़कियों की बढ़ती है 104.19 सेंटीमीटर। 5+ एज के जो बॉयज होते हैं उनका हाइट बढ़ता है 113.51 सेंटीमीटर और जो गर्ल्स होती है उनका 112.24 सेंटीमीटर। 6+ एज के जो बॉयज है उनकी हाइट बढ़ती है 118.90 सेंटीमीटर और जो गर्ल्स होती है उनकी हाइट बढ़ती है 117.73 सेंटीमीटर। ये आपके बुक में दिया है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन सब चीजों पर इफेक्ट करता है, जो हमने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बोन्स जो होती है बच्चों की वो मजबूत होने लगती है लेकिन अभी भी मुलायम है, क्योंकि बच्चों के गिर जाने पर हर बार बच्चों की हड्डियां नहीं टूटती हैं या इत्तेफाक से टूट भी जाती हैं, तो इस उम्र में बच्चों की हड्डियां जल्दी से जुड़ जाती हैं। ठीक है, आईज का डेवलपमेंट हो गया है पर उतना भी नहीं हुआ है, पूरी मैच्योरिटी नहीं आई है आईज के विजन में। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस एज के जो बच्चे हैं उनकी बुक्स में बहुत बड़े बड़े
अल्फाबेट से बड़े-बड़े अक्षर लिखे होते हैं क्योंकि आईज का डेवलपमेंट अभी चल ही रहा है। ठीक है। मांसपेशियों का डेवलपमेंट या मसल्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपने देखा है उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना ये सब करने लगते हैं बच्चे, है ना? और बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट भी कंप्लीटली इस एज तक हो ही जाता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द मोटर स्किल्स में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, लाइक क्रियात्मक कौशल का विकास देखेंगे, है ना, हिंदी में जिसको हम ये बोलेंगे। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे, जो बच्चे हैं ना वो नई नई चीजों को सीखने लगते हैं, यहाँ पे ना उनका अंदाज ही बदल जाता है सीखने का। बहुत आनंद आता है उनको, बहुत मजा आता है चीजों को सीखने में, करने में। ठीक है। चीजों को बिगाड़ेंगे, सुधारेंगे, ये सब करने लगते हैं। बार बार गिरते हैं, कूदते हैं, तो बार बार गिरने के बावजूद भी बच्चे कूदना फादना कभी बंद नहीं करते हैं। आप ये चीज देखेंगे। और देखेंगे खुली जगह पे बच्चों को छोड़ देंगे तो यहाँ कूदना, भागना, तेजी से दौड़ना, और दौड़ने पे अब उनका कंट्रोल आ जाता है, चलने पर उनका कंट्रोल हो जाता है। अब वो घुटनों को प्रॉपरली मोड़ना सीख जाते हैं। इसके पहले की एज में हमने देखा था कि बच्चे बिना घुटनों को मोड़े ही चलते थे। ठीक है। लेकिन अब जो बच्चे हैं घुटनों का प्रॉपर मोड़ना कहाँ पर है, कहाँ पे उनको रुकना है, कहाँ पे स्पीड बढ़ाना है, वो सारी चीजें वो इस स्टेज में सीख जाते हैं। जल्दी जल्दी काम करना सीख जाते हैं, जल्दी जल्दी चलना, खाना, सीढ़ियों को जल्दी जल्दी चढ़ना। पहले हमने देखा था, इसकी पहले की स्टेज में देखा था हमने बच्चों को कि वो जब सीढ़ी चढ़ते थे तो एक बार एक पैर रखने के बाद दूसरी बार फिर उसी सीढ़ी पे एक पैर रखते थे। दोनों पैरों को पहले एक बार एक सीढ़ी में रखने के बाद फिर दोनों पैरों को एक के बाद एक दूसरी सीढ़ी पर रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब बच्चे एक एक करके एक एक कदम बढ़ा के पूरी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम देखें यही थे मोटर स्किल्स में जो डेवलपमेंट बच्चों के इसमें आता है। हो सकता है मैं बहुत स्पीड पे पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन जरूरी है क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत पास में है और पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत सारा रिवीजन भी करना है। अब हम देखेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या क्या हम लोग यहाँ पे चेंजेस देखते हैं ना, जिसको बोलते हैं स्थूल क्रियात्मक कौशल, है ना। यहाँ पे फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स, यही जो हमने पढ़ा अभी ग्रॉस मोटर स्किल्स में 3 से 6 साल के बच्चों में क्या देखते हैं हम कि मैंने आपको सीढ़ी में चढ़ने वाला एग्जाम्पल्स दी, है ना। पैरों को प्रॉपर रखना सीख जाते हैं, पैरों को मोड़ना सीख जाते हैं, दौड़ना, स्पीड पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है। होपिंग करना सीख जाते हैं। अभी तक बच्चों को होपिंग यानी कि एक पैर पे कूदना नहीं आता था, लेकिन अब प्री स्कूल की स्टेज में बच्चों को होपिंग आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो बॉक्स बॉक्स बनाने वाला खेल बच्चे इस उम्र में ज्यादा खेलते हैं, कूदने वाला, कूदना फिर उठाना, कूदना फिर उठाना। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा आपकी जो एक्टिविटी है वहां पे हम इन एक्टिविटीज या इस टाइप की एक्टिविटीज को, एक्शंस को प्लान करते हुए भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, है ना। देखेंगे कि बॉल को फेंकना और बॉल बॉल को पकड़ने पे कंट्रोल करना भी बच्चे इस एज में सीख जाते हैं। इसके पहले भी हमने देखे थे कि 36 मंथ तक बच्चों को बॉल की स्पीड को ग्रैप्स करना या बॉल को कैच करना, प्रॉपर डिस्टेंस पे कैच करना नहीं सीख पाते। लेकिन अब प्री स्कूल स्टेज में बच्चे कैच करना, स्पीड बॉल की ऑब्जर्व करना ये सीख जाते हैं। ठीक है। बहुत कठिन तरीके से चढ़ना उतरना, कभी कभी देखते हैं बच्चे दो दो सीढ़ी पार करके चढ़ते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के उद्यम करेंगे, कहीं जब छोटी छोटी जगह पे चढ़ना है तो अलग तरीके से चढ़ेंगे। तो बहुत सारे वेरिएशन हम यहाँ पे क्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चों के जो आता है वो देखते हैं। फाइन मोटर स्किल्स में क्या क्या डेवलपमेंट आएगा, अब बच्चे अपनी उंगलियों का यूज करना सीख जाते हैं, प्रॉपरली पकड़ना सीख जाते हैं, है ना। फाइन फाइन चीजें करना सीख जाते हैं। बोलोगे मैम कैसे, तो हम देखेंगे चीजों को तोड़ना फिर उनको जोड़ना वो सीख जाते हैं, पजल्स करना सीख जाते हैं। हम अगर बच्चों को पेंसिल पकड़ के देंगे तो वो छोटे छोटे अक्षरों को बनाना सीख जाते हैं, है ना। बड़े बड़े अक्षर नहीं, आप छोटे छोटे अक्षर बनाएंगे। ड्राइंग करना सीख जाते हैं, ड्राइंग में आप ब्रश से बड़े बड़े चित्र ना बना के फाइन फाइन लाइंस भी बनाना सीख जाते हैं। यहाँ इस तरीके से बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाता है। कैंची से कागज को काटना, अलग अलग शेप्स देना, ये फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज है। यहाँ बच्चे फाइन मोटर स्किल्स का यूज करके छोटी छोटी फाइन फाइन चीजों को करना सीख जाते हैं, मोतियों को पिरोना सीख जाते हैं, माला बनाना सीख जाते हैं। तो ये यहाँ बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है ना। और क्या देखें, कागज को काटा, जैसे मैंने आपको बताया पजल्स अगर बच्चों को दे दी जाए तो जोड़ लेंगे। अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अगर दे दी जाए तो टूटे फूटे, तो बच्चे उसको भी जोड़ना सीख जाते हैं। अब देखेंगे हम डेवलपिंग द फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देना, है ना। कौन कौन से फैक्टर है, मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रही हूँ। मेन 2 फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर। ये 2 फैक्टर किसी बच्चे के फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही तरीके से बच्चों में डेवलपमेंट होता है। एक तो जो बच्चों को पूर्वजों से मिला हुआ है, दूसरा जो हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं। ठीक है। तो ये जो 2 फैक्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें गुड हेल्थ, अगर बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी है, उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है, तो बच्चों में ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। इसी में हम पहला पॉइंट देखेंगे, वैक्सीनेशन एंड हेल्थ केयर, है ना। मैं आपको प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन है जो 1 मंथ से लेकर या बर्थ के टाइम से लेकर 12 मंथ तक हो जाती हैं। कुछ वैक्सीनेशन बच जाती है जो बच्चों के 10 ईयर तक होती हैं, उनमें कुछ वैक्सीनेशन जैसे
5 साल तक के बच्चों में पोलियो ड्रॉप्स होता है, और दूसरा टिटनेस और कुछ हेपेटाइटिस, ये कुछ वैक्सीनेशन हैं जो इस टाइम पीरियड में बच्चों को दिए जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशियस चीज है ना, न्यूट्रिशन वाली चीजों को जितना फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो बच्चों के फूड में, तो बच्चों का ग्रोथ प्रॉपर होगा। कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, है ना, फैट हो, तो ठीक है, ये सारी चीजें अगर बच्चों के, प्रोटीन हो, तो ये सारी चीजें अगर बच्चों के फूड में रिच फॉर्म में है, तो बच्चों का ग्रोथ अलग अलग होगा। आप प्रॉपरली उनको दाल चावल रोटी दीजिए, घी दीजिए, है ना, वेजिटेबल्स दीजिए, सैलेड दीजिए, नट्स वगैरह खाने के लिए दीजिए, तो बच्चों की बॉडी में सारे न्यूट्रिशियस चीज जाएंगे और बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से होगा। शारीरिक और मानसिक विकास हो पाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, बच्चों का खुश होना बहुत जरूरी है, हमेशा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। खुश रहेंगे तो बच्चों का विकास अच्छे से होगा, अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको न्यूट्रिशन वाली चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट मोटर स्किल्स, है ना, क्रियात्मक कौशलों का अभ्यास, हम अभ्यास करा के भी बच्चों में डेवलपमेंट करा सकते हैं। हमें लगातार बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, खुशी खुशी खिलाना है, प्ले वे एक्टिविटीज से हमें बच्चों की सारे स्किल्स डेवलप करना है। ग्रॉस और मोटर जो स्किल्स होते हैं, बोलोगे मैम कैसे? अलग अलग प्ले एक्टिविटी हमें प्लान करना है अलग अलग एज के बच्चों के लिए, है ना, कि हमें ये ध्यान रखना है कि अलग अलग बच्चे की जो ग्रेप्सिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है। दूसरी बात कि वो खुद खेलना सीख जाते हैं, खुद उन्हें खेलने के लिए छोड़ दीजिए, अपने मन से उन्हें कुछ खेलने दीजिए, तुलना मत करिए, हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की कैपेसिटीज अलग अलग है ना, उनको छोड़ दीजिए अपने हिसाब से, ऑब्जर्व करिए, फिर अब ऑब्जर्व करेंगे कि किसमें कितना किस किस को कितना ध्यान देने की जरूरत है, किसका किस फील्ड में ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारी आप चीजें करके बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और इक्वली बच्चों को फिर हम सिखा सकते हैं ताकि वो अपना इस गोल को अचीव कर सके। तो ये सारी चीजें हमारे इस 17 यूनिट में दी हुई। यहाँ हमारे 17 यूनिट खत्म। यूनिट नंबर 18 जिसका नाम है संज्ञानात्मक योग्यताओं और संकल्पनाओं का विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, अभी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की, उसके बारे में दिया हुआ कि वही एज क्राइटेरिया है इसमें। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हम बच्चों के देखेंगे, हमने इसकी पहले यूनिट में भी देखे हैं, पर यहाँ पे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखेंगे है क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इस स्टेज में हम देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे इमेजिनेशन पावर बच्चों का बढ़ जाता है। वो चांद के बारे में सोच सकते हैं, वो तारों के बारे में सोच सकते हैं, अपने चलते हुए पेड़ के बारे में, ट्रेन से चलते हैं उनको पेड़ चलते हुए दिखते हैं, तो वो उनके बारे में सोच सकते हैं, है ना। कल्पना शक्ति में अब बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है ना इस स्टेज में, है ना। एडल्ट की तुलना में जैसे एडल्ट इमेजिनेशन करते हैं वैसे ही बच्चे भी इमेजिन कर पाते हैं इस स्टेज में, लेकिन उनकी इमेजिनेशन कैपेसिटी थोड़ी अलग होती है, एडल्ट से अलग होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दी कि ट्रेन में हम जा रहे हैं तो बच्चों को लगता है देखो पापा, जबकि ट्रेन चलती है बच्चों को लगता है कि रोड चल रही है, या पेड़ चल रहे हैं, या मकान चल रहे हैं, बिल्डिंगें चल रही हैं। तो ये बच्चों की भी इमेजिनेशन पावर यहाँ तक आ जाती है, पर उनकी इमेजिनेशन की जो कैपेसिटी होती है, इमेजिनेशन होता है, वो हम एडल्ट से थोड़ा सा अलग होता है। देखिए इनकी सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं और फैंटेसी आ जाती है बच्चों को, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे प्रतिनात्मक विकास, विचार शक्ति और फैंटेसी। इसमें हम देखेंगे बच्चे क्या करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया इमेजिन करना सीख जाते हैं, है ना। जैसे सीख जाएंगे, अगर पेड़ कोई कोई पेड़ है वो सूख रहा है, लुढ़क सा गया है, तो वो अब समझ पा रहे हैं कि इस पेड़ को पानी की जरूरत है, ये वो सोच पाते हैं, है ना। लैंग्वेज सुन के वो चीजों को समझ पाते हैं, जैसे किसी कहानी को सुन के वो इमेजिन कर पाते हैं, है ना। किसी भी चीज को सुन के, लैंग्वेज को सुन के भी वो उस चीज के बारे में सोच पाते हैं, है ना। जैसे कि हमने लैंग्वेज की जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टोरी की बात कर रही हूँ कि अगर हम बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे कहानी सुना के उस चीज के बारे में इमेजिन कर पाते हैं। ठीक है। फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या क्या है बच्चों की, ऐसे मैंने आपको बताया थिंकिंग अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव्स। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे कि किसी बच्चे को भूख लग रही है, कोई बच्चा परेशान है, तो वो खुद भी उस चीज को फील करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस यूनिट्स में, अगर आप देखेंगे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि बहुत अच्छा सा एक डिटर्जेंट पाउडर का एड है, वहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे अपने ही हम उम्र के बच्चों को या किसी बड़े की चीजों को सुनकर, उनकी फीलिंग को सुनकर उसको खुद फील करने लगते हैं। ठीक है, मैचिंग करना सीख जाते हैं बच्चे, है ना, कि चीजों को मैच करना सीख जाते हैं।
अगर पत्तियाँ रखी तो सब पत्तियों को एक साथ, एक से सेब की पत्तियों को एक तरफ रखेंगे, पत्थरों को अलग रखेंगे, डब्बों को अलग रखेंगे, ढक्कनों को अलग रखेंगे, है ना? या मैच करेंगे साथ-साथ में ढक्कनों के साथ, पत्तियों को पत्तियों के साथ मैच करेंगे, है ना? पत्थर को पत्थर के साथ मैच करेंगे। आइडेंटिफाइंग द कॉमन रिलेशन। अब कॉमन रिलेशन कैसे समझेंगे इसको? जैसे कि उनको बहुत सारे ग्रुप में यहाँ एक बैलगाड़ी का चित्र बना हुआ है, एक बैल का, एक पेड़ का, एक टेबल का, एक फल का, एक बैल का, है ना? तो नारियल का, एक पेड़ का, नारियल के पेड़ का, तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नारियल का पेड़ नारियल से कनेक्ट होगा, है ना? बैलगाड़ी बैल से कनेक्ट होगी, फल है तो एक पेड़ से कनेक्ट होगा, टेबल है तो चेयर से कनेक्ट होगी। तो ऐसे वो आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग करना, है कलर, अगर बहुत सारे कलर की चीज रखी हुई है अलग अलग कलर की, तो वो रेड कलर को अलग आइडेंटिफाई ग्रुपिंग कर देंगे, ब्लू कलर को अलग ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रीन कलर को ग्रुपिंग कर देंगे। अगर अलग अलग शेप्स की पत्तियां रखी हैं तो पत्तियों को ग्रुपिंग करना सीख जाएंगे, एक से सेब की पत्तियों को अलग कर देंगे, दूसरे सेब की पत्तियों को अलग कर देंगे, है ना? पेन अगर हम रखते हैं ढेर सारे मिक्स करके, तो पेन के एक से पेन्स को अलग कर देंगे, एक से पेंसिल्स को अलग कर देंगे। यहाँ वो ग्रुपिंग करना या क्लासिफाई करना सीख जाते हैं। ठीक है? फिर है कि सेरिएशंस, है ना? एक और है एबिलिटी बच्चों की, जिसको बोलते हैं अरेंजिंग द आइटम्स। वो आइटम्स को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना सीख जाते हैं। ये एक्टिविटीज हम बच्चों के लिए क्लासरूम में वगैरह में भी प्लान कर सकते हैं। छोटी बड़ी चीजों को हमने रख दी सेम टाइप की, तो बच्चे उनको अरेंज करना सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ पेन बहुत बड़ा है, ये एक पेन बहुत छोटा है ना? इससे भी छोटे कोई चीज है, तो वो उनको ऐसा अरेंज करना सीख जाते हैं। वो हाइट मेजर करना सीख जाते हैं, साइज मेजर करना सीख जाते हैं, मतलब इमेजिन कर पाते हैं, है ना? अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड द इफेक्ट, किसी चीज को होने का क्या कारण है और क्यों हो रही है, वो सब चीजें भी इस एज तक बच्चों को अंडरस्टैंड हो जाती है। एनिमाइज, एनिमाइज में एनिमाइज मतलब सभी चीजों को वो ये समझने लगते हैं कि सारी चीजें जीवित हैं। जैसे हम चंदा को बोल, चंदा मामा, उनको लगता है चंदा मामा मतलब चंदा, चांद जो है या जो मून है वो एक लिविंग थिंग है ना? किसी पत्थर के बारे में हम बात कर रहे हैं, या कभी किसी टेबल से किसी बच्चे को लगे, हम लाते, अरे ये गंदा टेबल है, आपको इसने मार दिया, तो बच्चों को ये लगता है कि सारी ही चीजें लिविंग है, क्योंकि हम उनको बचपन से वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो अभी तक उनको सारे बच्चों को ये लगता है इस उम्र के कि सारी ही चीजें कैसी होती है, लिविंग होती है। ठीक है? एक्वायरिंग कंसेप्ट, कंसेप्ट को वो खुद भी एक्वायर करते हैं अलग अलग जगहों से। कैसे? नंबर्स एक्वायर करने लगते हैं बच्चे। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा है, 1 पेन, तो बच्चों को पता है कि नंबर्स तो रट लेते हैं बच्चे, 1 2 3 4। अभी बच्चे सीख पाएंगे कैसे कि मैंने कहा ये क्या है, काउंट करो, तो 1, तो बोलेंगे 1 पेन। अभी मैंने कहा 2, तो देखिए ये क्या है, 2 पेन। अभी मैंने कहा 3, तो ये क्या है, 3 पेन। काउंट करिए, 1 2 3। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, चीजों का कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होने लगते हैं। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, चीजों को देख-देख के भी याद करते हैं। जैसे कि हमने फ्रूट्स का शेप्स दिखा दिए बच्चों को, खिलौने के रूप में फ्रूट्स दिखा दिए। ये एप्पल है, ये बनाना है, ये वेजिटेबल्स है ना? ये पोटैटो है, ये टोमेटो है, ये जिंजर है, गार्लिक है, रैबिट है, ये पैरट है। तो ऐसे ही चीजों को देख के वो याद कर लगते हैं। बार-बार बच्चों को दिखाने से वो एक्वायर करने लगते हैं इन चीजों को, और फिर उनको ये सब चीजें, इनके नाम याद होने लगते हैं, है ना? टुडे, नेक्स्ट डे को हम क्या बोलते हैं, टुमारो किसको बोलते हैं, यस्टरडे किसको बोलते हैं। बच्चे ये सारी चीजें भी धीरे-धीरे, डेली-डेली रिवीजन से ग्रैस्प करने लगते हैं। रीजनिंग कैपेसिटी बच्चों की इस उम्र तक आ जाती है, ठीक है? वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगते हैं। जब हम बच्चों को कहानी बताते हैं, तो खुद मन से भी वो कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, है ना? अरे मैंने ये देखा, मम्मा देखो, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ये बलून उड़ रहा है, देखिए, है ना? वो चिड़िया उड़ रही है, वो तो खैर देख रहे हैं, पर इमेजिनेशन तरीके से भी बताने लगते हैं कि अरे देखो मम्मा, अभी ये देखो 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 देखो, ये क्या जा रहा है, ये ट्रेन जा रही है, छुक 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 छुक, ट्रेन जा रही है, ये देखिए ये तितली उड़ रही है, या इमेजिन करके बताते हैं कि अपनी कहानियों के माध्यम से, या बोल बोल के, इमेजिन करके, इमेजिनेशन पावर उनका बढ़ जाता है इस एज तक, और चीजों को वो इमेजिन भी कर पाते हैं। इमेजिन करके कहानियां बताना इस एज तक बच्चे शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारी 18 यूनिट खत्म होती है। यूनिट नंबर 18, देखिए यूनिट नंबर 18 का नाम है इनहेंसिंग द लैंग्वेज स्किल्स, यानी भाषा कौशल को बढ़ावा देना। इसके बारे में हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है कि जो लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट में किस प्रकार से बच्चों में हम चेंजेस देखते हैं, या क्या क्या हम लोगों ने लैंग्वेज के प्रोस्पेक्टिव से देखा है ना? तो यहाँ देखेंगे लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द प्री स्कूल। हम प्री स्कूल के बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे, है ना? तो प्री स्कूल में हम देखेंगे कि अब क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं, स्कूल जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, तो अब तक बच्चों को लगभग मैक्सिमम बोलना आने लगा है बच्चों को, है ना? अपनी जरूरत की सारी चीजें बोल सकते हैं बच्चे। अपने आसपास जो भी भाषाएं बोली जा रही है उनके घर परिवार में, मोहल्ले, आस पड़ोस में, वो सारी भाषाओं का प्रयोग मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। देखिए इसमें भी कुछ फैक्टर्स इफेक्टिव हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये हर जगह रोल प्ले करते हैं अपना, तो वो भी यहाँ रोल प्ले करेंगे, इसलिए कुछ बच्चों में ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं,
जेनेटिक फैक्टर या कुछ और डिसऑर्डर के कारण, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाती है ना, वोकेबलरी इंक्रीज हो जाती है। अभी तक हमने देखा कि 300 900 जो वर्ड्स हैं वो बच्चे सीख जाते हैं, पर अब जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब तक उसको 12 लाख से लेकर 14 लाख तक की वोकेबलरी उसकी हो जाएगी, आने लगेगी, उसको इतने सारे शब्दों का उसको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से बच्चा बोलना सीख जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज रूल, अब वो रूल सीख जाएगा। पहले क्या गलत तरीके से भी बच्चा बोल देता था, खाना खाना को खाया खाना, भूख लगी मुझे, ना कुछ टूटे फूटे तरीके से वो शब्दों का सेंटेंसेस का मैं सेंटेंसेस बनाता था। लेकिन अब बच्चे को लैंग्वेज के रूल्स पता हो गए हैं कि कब किस शब्द का प्रयोग करना है, किसके आगे क्या लगाना है, सुन सुन के बच्चे में ये सारी चीजें डेवलप हो गई हैं। ये सिर्फ मैं हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, हर लैंग्वेज में बच्चे के परिवार में, उसके आस पड़ोस में जिस भी भाषा का प्रयोग होता है उसके रूल्स क्या क्या है, बच्चे आप अब तक सीख चुके हैं और सीख गए हैं, और वो बोलते भी हैं आसपास के वातावरण से ग्रैप्स करके, है ना। बच्चे नेगेटिव सेंटेंसेस बोलना सीख जाते हैं, बच्चों को ये पता है कि पास्ट वाले सेंटेंस के लिए मुझे क्या बोलना है, फ्यूचर वाले सेंटेंस के लिए क्या बोलना है, प्रेजेंट वाले सेंटेंस के लिए मुझे क्या बोलना है ना। नेगेटिव सेंटेंसेस मुझे कैसे बोलना है, क्वेश्चन क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंसेस मुझे कैसे बोलना है, ये सारी चीजें वो सीख जाता है। एनिमल्स के साउंड्स को हम क्या क्या बोलते हैं, दरवाजा बज रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कुछ चीज गिर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, है ना। ये सारे, पंखा चल रहा है तो हवा की आवाज को हम, हर प्रकार के शब्द और वोकेबलरी उसकी इस उम्र तक मैक्सिमम स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। प्री राइटिंग और प्री रीडिंग स्किल्स भी अभी बच्चे की डेवलप हो जाती है, कैसे, है ना। उनकी उनके आंखों में कंट्रोल आ जाता है ना। अब बच्चे उंगली रख रख के शब्दों को पढ़ना सीख जाते हैं, और इस समय जो हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ध्यान दे कि बच्चे पॉइंट सही शब्दों पे अपनी उंगली रख रहे हैं कि नहीं, सही से उनकी आंखें सही सही शब्दों में जा रही है कि नहीं, सही सही शब्दों का वो उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं, है ना। साउंड का नॉलेज हो जाता है कि किस शब्द के लिए कौन सा साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है, किस वर्ड को हम कैसे बोलते हैं, कहाँ पे स बोलते हैं, सी को कहाँ का बोलते हैं, सी को। ये बच्चे इस एज तक लगभग सीख जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें अभी भी सीखने को बाकी है, लेकिन मैक्सिमम चीजें बच्चे सीखने लगते हैं या सीखने की कगार में होते हैं, है ना। डेवलपमेंट इसीलिए भी हो जाता है बच्चों में क्योंकि बच्चे आसपास सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, घर परिवेश में या स्कूल्स में। और दूसरी बात, अब हमारा भी रोल ये है, या एक फैसिलिटेटर जो है या फिर जो भी टीचर है ना, जो गाइड कर रहे हैं बच्चों को, उनको चाहिए है कि वो अभी बच्चों को मौका दें बोलने का, है ना, कन्वर्सेशन करने का मौका दें, ताकि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, मैं लगातार बताते आ रही हूँ। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो मैंने अभी बताया, और जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि बच्चों को पूर्वजों से भी कुछ बहुत सारी चीजें मिलती हैं लैंग्वेज में, है ना। तो उनके हर चीज में मिलता है, तो वैसे ही लैंग्वेज को भी उनके जेनेटिक फैक्टर भी इफेक्ट कर सकते हैं, है ना। और मैंने बताया आपको कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के साथ भी अपनी बहुत सारी एबिलिटीज बच्चे लेके आते हैं, ठीक है। तो वहां से भी बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होते रहता है ना। और इन्वायरमेंट से तो सोशल इंटरेक्शन के कारण जो इन्वायरमेंट का फैक्टर है, जो सोशल इंटरेक्शन के साथ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। फॉस्टरिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें क्या देखेंगे, बच्चों को मौका देना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, प्रोत्साहित करना। कुछ बच्चे बहुत इनेक्टिव टाइप के होते हैं, क्लास में साई नेचर के होते हैं, तो हम ऐसा माहौल क्लासरूम में क्रिएट करें कि बच्चे क्या करें, पार्टिसिपेट करें, बोले, कन्वर्सेशन करें, है ना, मजेदार बातें करें, हंसी हंसी खुशी वाली बातें करें, बच्चों से बात करें, उनकी फीलिंग्स पूछें, तो इसमें कन्वर्सेशन बच्चों के साथ बढ़ता है, ठीक है। और क्या देखेंगे हम कि उनको बोलने का मौका दीजिए, जैसे उनको बोलना है, जो भी कहानियां उनको बनाना है बनाने दीजिए, जो भी उनको स्टोरी बनाना है, जो भी उनको पोएम्स बोलना है, जो भी उनको गाने गाना है, उनको मौका दीजिए। जब तक वो क्लास में फ्री नहीं होंगे, उनका माइंड एकदम स्वतंत्र नहीं होगा क्लास में, तब तक बच्चे बोलेंगे नहीं। तो उनको जो भी कहानी बोलना है बोलने दीजिए, हर बच्चे को मौका दीजिए पार्टिसिपेट करने का, सामने बुलाइए या उनकी जगह पे खड़े करके बोलने दीजिए, गाना गाने दीजिए, राइम्स बोलने दीजिए, स्टोरी बोलने दीजिए, पार्टिसिपेट करवाइए हर एक बच्चे को, कि छोटे छोटे प्ले प्लान करें हम क्लास में, ताकि बच्चे उसमें बोलें, कन्वर्सेशन हो। तो इस प्रकार से हम बच्चों का डेवलपमेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं, है ना। अब कुछ ना प्रॉब्लम्स भी होती है बच्चों को, इसलिए कि स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बच्चों को होती है ना। स्पीच लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। उच्चारण बच्चे कुछ कुछ शब्दों का गलत गलत करते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती है, जेनेटिक भी हो सकती है, और कुछ उनको डिसऑर्डर्स के कारण भी हो सकता है, जैसे कि फ को स को फ बोलना, ब को व बोलना, ऐसे बहुत सारे और भी हैं ऐसे, जो बच्चों को प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स प्रॉब्लम हो सकती है ना, टंग के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ डिसऑर्डर हो सकता है स्पीच में, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती है। तो इस यूनिट में सारा लैंग्वेज से रिलेटेड था जो हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 19 खत्म होती है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 20।
यूनिट नंबर 20 सामाजिकरण और पालन पोषण के तरीके, सोशल रिलेशनशिप एंड चाइल्ड रियरिंग। यहाँ हम देखेंगे कि बच्चों का पालन पोषण और जो सोशल रिलेशनशिप है उससे बच्चों में क्या-क्या इफेक्ट पड़ते हैं और बच्चों में क्या-क्या बदलाव हम देख पाते हैं। देखिए, है ना? फर्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग इनिशिएटिव, पहल करने की प्रवृत्ति का विकास करना, है ना? बच्चों की पहल करने की प्रवृत्ति मतलब बच्चों को खुद पहल करने देना, है ना? बच्चों में काफ़ी योग्यताएँ होती हैं, जैसे कि बच्चे खुद अपने काम को कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए, किस चीज़ को कैसे करना है, क्या नहीं करना है। कभी-कभी बड़ों को ये लगता है कि सारी चीज़ें हम ही उनको समझाएँ, तो ऐसा नहीं है। बच्चे इस एज में अपनी सारी चीज़ों को खुद योजनाबद्ध तरीकों से कर सकते हैं या किसी भी काम को करने के लिए खुद प्लानिंग कर सकते हैं, है ना? उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है इस एज तक। ठीक है, चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे स्वयं संकल्पना यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों को। खुद कल्पना शक्ति में डूब जाते हैं, सोचने लगते हैं, है ना? सामान को जमाना कैसे, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? उन्हें रोकना-टोकना नहीं चाहिए क्योंकि इस टाइम उनका ग्रोइंग स्टेज है, वो अपने मन से बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं, है ना? अ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं बोलना चाहिए। अनुशासित करने के लिए उन्हें स्नेह से, प्यार से, प्रेम से समझाना चाहिए, है ना, इस टाइम, है ना? बच्चों को इस प्रकार से अनुशासित करें कि देखो बेटा अगर आप ऐसा करोगी ना, तो वो जो वहाँ आपको बैठी हुई है ना आंटी वो क्या बोलेंगी जैसे क्लासरूम में, मैडम मैडम क्या बोलेगी आपको? देखो वो एक और मैडम बैठी वो आपको क्या बोलेगी, है ना? तो ऐसा करके हम प्यार से बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं, है ना? उनको डिसिप्लिन में ला सकते हैं। आप दंडित करके उन्हें डिसिप्लिन में नहीं ला सकते। उससे मानसिक रूप से बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, जो हम आगे भी देखेंगे, है ना? माता-पिता का व्यक्तित्व और अनुशासन के तरीके, है ना? अब देखेंगे पेरेंट्स का क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए। देखिए, कई-कई पेरेंट्स जो है ना, हम देखेंगे देखे भी होंगे आपने आज तक, इतने मतलब इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना बच्चों को, इस एज के बच्चों को भी अनुशासन में रखने के लिए, जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस उम्र में हमें बच्चों को बहुत ही प्यार से टैकल करना चाहिए। अगर हमें बच्चों को कुछ सिखाना है, तो उन्हें किसी कहानी के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से उनको सिखाइए, है ना? दंडित मत करिए। अगर कोई अनुशासनहीनता बच्चे ने कर दिया है, तो आप उसको दंडित मत करिए। मानसिक रूप से दंड देने से बच्चे मानसिक या शारीरिक आप किसी भी प्रकार से जो बच्चों को दंड दे रहे हैं, बच्चों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दंड के रूप में उनको शारीरिक दंड मत दीजिए, है ना? मौखिक दंड मत दीजिए, किसी चीज़ से उन्हें वंचित मत करिए, है ना? स्नेह ना करना ये सब दंड के प्रकार हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा अंदर तक को फ़र्क पड़ता है, तो हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए एज़ अ पैरेंट, है ना? ताकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो सोशलाइज़्ड तरीके से अच्छे से हो और वो अनुशासन को भी सीखें, है ना? माता-पिता का व्यवहार यानी जो बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि बच्चे जो भी बिहेवियर पेरेंट्स का घर में देखते हैं, वही वो उसकी ही कॉपी करते हैं। कई बार देखा होगा जो बच्ची होती हैं, लड़कियाँ जनरली मम्मी की चुनरी ओढ़ लेंगी, किचन में काम करने की एक्टिंग करेंगी, है ना? पापा की एक्टिंग करेंगे बच्चे। तो ये बच्चे ग्रैब्स करते रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम चीज़ तो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो हम बच्चों के सामने और जनरली भी हमें अपना व्यवहार घर में बहुत ही साधारण, बहुत ही नम्र रखना चाहिए। आपस में जो हम बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली करना चाहिए, बड़ों से, छोटों से, ताकि वही बच्चे हमारा सीखें, है ना? प्रेम से बात करें बच्चों से, है ना? हमारे व्यवहार में बहुत लचीलापन होना चाहिए, बहुत क्रूर नहीं होना चाहिए। बच्चे को कुछ सिखाते समय थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये सारा व्यवहार हमें एज़ अ पैरेंट, एज़ अ गुड पैरेंट होना चाहिए, ठीक है? परिपोषण प्रदान करना और स्वाधीनता को बढ़ावा देना। अब बच्चे को खुद से करने दीजिए, है ना? उनको विश्वास करने दीजिए लोगों पर, खुद पर विश्वास करने दीजिए, है ना? बहुत सारी चुनौतियाँ जो आएँगी उसका सामना करने दीजिए, है ना? इस टाइम क्या बच्चे सुरक्षा ढूँढते हैं, है ना? तो हम तो सुरक्षा प्रदान करेंगे ही, पर उनको ये भी सिखाना है कि वो खुद भी कैसे सुरक्षित रहें। बहुत सारी चीज़ें इस एज में आपको एज़ अ पैरेंट या जो हम केयर गिवर्स हैं, वो सिखाएँ बच्चों को कि किस-किस जगह पे आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एज़ अ गर्ल, एज़ अ बॉय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? हम बच्चे आपसे प्रेम की उम्मीद करते हैं, आपसे प्यार की उम्मीद करते हैं, आपसे मदद की उम्मीद करते हैं। तो इस समय हमें क्या है, जब बच्चे किसी प्रकार से कोई दुखी है, तो हमें उन्हें प्रेम से, बहुत ही शालीनता से, बहुत शांति से उन्हें समझाना चाहिए, उस समस्या का समाधान कैसे करना है, ये सिखाना चाहिए। अगर बच्चे डरे हुए हैं, तो उस डर से कैसे निकलें, किसी उदाहरण के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से सिखाना चाहिए। अगर बच्चे किसी समस्या में फँस गए हैं, तो उससे कैसे हम बाहर निकलें, बड़े प्रेम से, बड़े शांति से, बड़े धीरज से हमें इस उम्र में बच्चों को समझाने की आवश्यकता होती है ना? और सबसे मुख्य बात, बच्चे अपने माँ-बाप से तो सीखते ही हैं इस उम्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पेरेंट्स से भी ज़्यादा अगर बच्चे कुछ सीखते हैं, तो अपने बड़े भाई-बहनों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। एज़ अ अ, चाइल्डहुड पीरियड में मैंने मेरी क्योंकि मेरी दीदी और मेरे भैया मुझसे बहुत बड़े थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें
एकेडमिक हो गई या ड्राइंग हो गया, डांस हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मेहंदी बनाना, ड्राइंग करना मैंने अपनी दीदी से ही सीखा क्योंकि मुझे मैक्सिमम टाइम मेरी दीदी ने ही पढ़ाया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा ही एक्सपीरियंस हर बच्चे का होता है क्योंकि वो अपने भाई-बहन से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, है ना? क्योंकि या तो उनसे वो कुछ उम्र में बड़े होते हैं या लगभग 1-2 साल बड़े-छोटे होते हैं। तो इस समय ये है कि आप सही पोषण कीजिए अपने बच्चों का ताकि बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ स्नेह करना सीखें, सिखाना सीखें और छोटे बच्चे अपने बड़े भाई, दीदी या दीदी-भैया लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखें, उनकी बात मानना सीखें। ये हम घर से ही बच्चों को सिखा सकते हैं, है ना? और देखिए इस उम्र में ना बच्चे ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उस एग्रेसिवनेस का मेन कारण कहीं न कहीं हम पेरेंट्स भी होते हैं क्योंकि हम अगर बच्चों से बहुत शालीनता, बहुत प्रेम से बिहेव करें तो बच्चों का ये एग्रेसिवनेस हम कम कर सकते हैं या 4 लोगों के बीच में उनकी इंसल्ट मत करिए। आजकल बच्चे बहुत ही सेंसिटिव हो गए। मम्मा आपने मुझे उनके सामने क्यों डाँटा? आपने मेट के सामने क्यों डाँटा? अपने पड़ोसियों के सामने क्यों डाँटा? तो ऐसा मत करिए। अगर आपको बच्चे को कुछ चीज़ सिखाना है या बच्चे ने कभी कुछ गलत कर दिया है, तो उसको थोड़ा बाद में आराम से समझाइए, है ना? उसे दंडित मत करिए। अगर बच्चों को आप बहुत कठोर दंड दे देते हैं, तो बच्चे फिर अ आक्रामक हो जाते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ों का हमको इस उम्र में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ताकि बच्चों का जो विकास है बहुत अच्छे से हो सके और बच्चों का क्योंकि ये उम्र में बच्चों का कुछ जो मानसिक रूप से अगर किसी चीज़ को वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ताउम्र उनकी सारी चीज़ें उनके दिमाग में स्थिरता ले लेती है। तो इन सब बातों का हमें इस उम्र में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है ना? दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, जो मैंने पहले की यूनिट में पढ़ाई हूँ कि बच्चे सहानुभूति और परोपकार सीखते हैं इस उम्र में। मदद करना लोगों की दर्द को समझना, लोगों अपने फ्रेंड्स अपने हम उम्र लोगों के दर्द को समझना, उनकी समस्याओं को खुद फ़ील करना, ये सारी चीज़ें इस उम्र में बच्चों की आ जाती हैं। इसको हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और ये एक सोशलाइज़्ड कैरेक्टर है बच्चों का, जो जनरली होता है, लेकिन ये तभी होगा जब बच्चे आपस में इंटरेक्शन करेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का मित्रता और खेल। खेल में ही सबसे ज़्यादा सोशलाइज़्ड अगर बच्चे कभी होते हैं, तो खेल में और खेल से बच्चों की होती है फ्रेंडशिप। जब बच्चे आपस में फ्रेंडशिप करते हैं, सबसे ज़्यादा सोशलाइज़्ड होते हैं और सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं बच्चे खेल और फ्रेंडशिप से। तो इस उम्र में हमें ध्यान देना है कि बच्चे एक-दूसरे से फ्रेंडशिप करें, अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखें। जब वो आपस में खेल रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, कभी-कभी बच्चे अपने दोस्तों से गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें भी सीखते हैं। तो उस समय हमें बच्चों को गाइड करना है कि वो बच्चा भी गलत ना करे और आपका बच्चा भी गलत ना करे। हम उन्हें अच्छी गाइडेंस दें ताकि बच्चों का सही दिशा में विकास हो क्योंकि अभी का समय हम जान रहे हैं आप सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कुछ अभद्र चीज़ें भी हैं जो बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प कर रहे हैं। तो उन बातों पे हम विशेष ध्यान दें कि हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें। ताकि अच्छे तरीके से ग्रोथ हो ताकि माँ-बाप का भी मान-सम्मान बढ़े और देश का भी मान-सम्मान बढ़े क्योंकि आज के बच्चे ही कल का हमारा भविष्य होंगे, हमारे देश का भविष्य होंगे। तो इस चीज़ पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से उनको पोषण हो, अच्छे तरीके से व्यवहार सीखें, घर से उनका अच्छे तरीके से संस्कार सीखें, विद्यालय से अच्छी-अच्छी चीज़ें संस्कार सीखें, अपने पड़ोस-पड़ोस से अच्छा सीखें और ये माहौल हम सबसे पहले अपने परिवार से ही सोशलाइज़्ड करेंगे तभी बच्चे अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। यहाँ हमारा जो ब्लॉक नंबर 4 है और हमारी यहाँ पे यूनिट नंबर 20 कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे की भी मेरी इस सीरीज़ में लगे रहिए ताकि हमारे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। थैंक यू।